और ये डिसऑर्डर मेल की अपेक्षा फीमेल में अधिक होता है। और इसी में तीसरा आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। असल में हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति को हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की इच्छा रहती है। ऐसे तो ये इच्छा हम सभी के मन में रहती है कि हम एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करें, पर ये डिसऑर्डर का जन्म तब लेती है जब कोई अपनी और सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत ही नाटकीय और अनुचित व्यवहार करने लगता है। वो केंद्र, अपने आप को केंद्र बनाने में लगे रहते हैं। बहुत ड्रामेटिक ढंग से और बड़ा कई ऐसा व्यवहार करता है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और इससे पीड़ित लोग अपने रूप रंग को लेकर हद से ज्यादा चिंतित रहते हैं। ये लोग अटेंशन पाने के लिए आत्महत्या करने की भी कोशिश कर डालते हैं। आज समाज में पूरी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हमें इतना ज्ञात नहीं हो पा रहा है, फिर भी जो शोध है इस पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे जितनी भी सामने आई है, तो अब तक ये माना जा रहा है कि कुल आबादी का अगर हम 10% देखें तो 10% लोग जो हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। सर ये भी काफ़ी बड़ा रेशो है। एक डिसऑर्डर्स और रहता है क्लस्टर बी में, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें एक इंसान खुद के प्रति लगाव इतना बढ़ जाता है कि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता रहती है और दूसरों की वे बिल्कुल परवाह नहीं करता, यानी कि जो एम्पैथी है उस व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होती। ऐसा व्यक्ति पूरे तरीके से आत्ममुग्ध होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। ऐसे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और ये आशा करते हैं कि सभी उनकी प्रशंसा करें। ऐसे व्यक्ति आलोचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति असीमित सफलता, शक्ति, प्रतिभा, सौंदर्य, ये आदर्श प्रेम की कल्पनाओं में व्यस्त रहते हैं। इनको विश्वास है कि ये लोग बहुत ही विशेष हैं और अद्वितीय हैं और उन्हें केवल अनविशेष या उच्च स्थिति वाले लोग या संस्थाएं ही समझ सकती हैं। आम आदमी उनको समझ भी नहीं सकता है। तो सर अब हम जानना चाहेंगे क्लस्टर सी में जो है वो किस प्रकार के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं? क्लस्टर सी में 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आती हैं। इसमें से एक है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। यह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मिलने या बात करने में कतराता है। विकार से पीड़ित लोगों के मन में ये डर रहता है कि कहीं किसी कारणवश लोग इन्हें एक्सेप्ट ना करें, यानी रिजेक्शंस का डर इन्हें बहुत सताता है। नेगेटिविटी बहुत रहती है माइंड में। जी। ऐसे व्यक्ति सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। और इसी में दूसरा आता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन में मैम इस पर निर्भरता स्वाभाविक है। खाने पहनने से लेकर घूमने फिरने और शादी से लेकर कैरियर जैसे मामलों में अधिकतर लोग अपने माता पिता, भाई बहनों या करीबी दोस्तों से अक्सर सलाह लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है जी। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति अपने हर कार्य के लिए दूसरों की सलाह पर निर्भर हो जाए। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे बहुत घबराहट महसूस होती है और वह अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठा पाता। तो ऐसी स्थिति चिंताजनक मानी जाती है जी। ऐसी आदतों की वजह से किसी भी व्यक्ति को भविष्य में डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति संबंध खराब होने के डर से दूसरों की हर बात मान लेते हैं। दूसरे व्यक्ति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से किए जा रहे बुरे बर्ताव को भी सहन करते रहते हैं। तीसरा होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस विकार से ग्रसित लोग नियमों और कानूनों को सनक की हद तक पालन करते। ये लोग पूर्णतावादी होते हैं, यानी कि परफेक्शनिस्ट होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट एवं काम को वे परफेक्शन के साथ करते हैं। अच्छा, इसमें समस्या तब आती है मैडम कि जब परफेक्शन हासिल न होने पर वह बेहद असहज महसूस करते हैं और अपनी इसी सनक के कारण निजी संबंधों की उपेक्षा भी करते हैं। आपकी जो बातें हैं वो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, तो आज के बाद वो ये जो आपने 3 प्रकार बताए, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, तो इनको वो अलग अलग रूपों में देखकर अच्छी से भली भांति से वो जान पाएंगे। तो इसके कारण क्या है सर, जो इतनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम लोग देख रहे हैं आसपास अपना, जो हमें पता भी नहीं चलता है और हम उससे ग्रस्त होते चले जा रहे हैं, तो इसके कारण क्या है सर? जी, कारणों पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। फिलहाल व्यक्तित्व विकार के सटीक एवं ठोस कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। हालांकि शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि अनुवांशिक वजह, वातावरण, संस्कृति और सामाजिक परिवेश इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें से सबसे प्रमुख है बचपन में लगा कोई आघात। जिन व्यक्तियों ने बचपन में उपेक्षा
या इसके विपरीत बेहद संरक्षित माहौल, जिसे कहते हैं कि ओवर प्रोटेक्टिव माहौल। कभी क्या पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को लेकर बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, तो वो माहौल भी सही नहीं होता और वो जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त है, बचपन में अगर शारीरिक प्रताड़ना है, भावनात्मक प्रताड़ना है, और या बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है, या पेरेंट्स का तलाक हो जाता है, पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, या बचपन में किसी व्यक्ति को परिवार का खराब माहौल मिलता है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करने वाले जो लोग होते हैं उनमें व्यक्तित्व विकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सर इसमें भावनात्मक तौर पर मानसिक और शारीरिक सारे ही लक्षण जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। जी जी, इसमें हम अनुवांशिक वजह भी बताई, हमने वातावरण बताया, अच्छा सामाजिक वातावरण बताया, घर का माहौल बताया, और बचपन में कोई भी बहुत आघात लगा हो बच्चे को, ये सब कारण बनते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। सर अभी आपने कहा अनुवांशिक, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो क्या किसी के माता पिता को अगर ये लक्षण दिखते हैं तो क्या ये जरूरी है कि उनके बच्चों में भी ये लक्षण होंगे आगे, या ये विकार से वो ग्रस्त हो सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, संभावना बढ़ जाती है। जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है तो हम इसलिए उसका पास हिस्ट्री ज़रूर चेक करते हैं कि उनकी कोई करीबी रिश्तेदार में या उनकी फैमिली में ऐसा केस तो नहीं है। हाँ, पर ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के परिवार में कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है तो आने वाली जनरेशन में भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर संभावना बढ़ जाती है। ये तो हमने विकार के प्रकार जान लिए, विकार भी जान लिया, बीमारी और बीमारी के लक्षण, और अब हम आते हैं इसके उपचार पर। तो सर आप बताइए हमें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो लक्षण भी जान ली और हमें पता भी चल गए, इनके तो कारणों पे भी चर्चा कर ली जैसा कि सर हम बात कर रहे हैं, तो इनका उपचार क्या है सर? देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के उपचार प्रकार और गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसमें साइकोथेरेपी और दवाएं शामिल हो सकती हैं। साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को मैनेज करने में मदद कर सकती है। इलाज के दौरान डॉक्टर आपकी स्थिति, भावनाओं और विचारों पर चर्चा कर सकता है। यह आपको अपने लक्षणों और व्यवहारों को मैनेज करने के तरीके के बारे में नया नजरिया दे सकता है। ये वही कारण और व्यवहार हैं जो आपके दैनिक जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं। साइकोथेरेपी की मदद से लोग तनाव को मैनेज करना और रिश्तों को सुधारना सीखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मदद से साइकोथेरेपिस्ट व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त व्यक्ति की नकारात्मक सोच के पैटर्न को बदलने की सीख देता है। इसकी वजह से वह रोजमर्रा की चुनौतियों से बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए अनुमोदित कोई भी दवा नहीं है मैडम। कोई दवा नहीं है तो सर फिर? दवा पार्टिकुलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के उपचार के लिए नहीं है, पर हालांकि कुछ खास प्रकार की दवाएं विभिन्न पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षणों को कम करने में सहायता कर सकती है। जैसे अवसाद रोधी दवाएं हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं। ये उदास मनोदशा, क्रोध या आवेश में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। अच्छा सर। मूड स्टेबलाइजर्स भी दिए जा सकते हैं। ये मूड स्विंग को रोकते हैं, चिड़चिड़ापन या आवेग को रोकते हैं। एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स दी